नमस्कार टू ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के सीरीज़ का अगला पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और प्रतिस्थापन अपक्रियाएं और उसके बाद हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंतर्गत दो टॉपिक कवर करेंगे। एक हम बात करेंगे एल्केन की सापेक्ष सक्रियता, मतलब रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स, पहले वो देखेंगे, और दूसरा हिस्सा देखेंगे क्लोरीनीकरण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरीनीकरण अलॉन्ग विद दिस मैकेनिज्म, जो इसकी क्रियाविधि है वो भी हम एक साथ देखेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स में हम लोग देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एल्केन बेसिक फार्मूला CnH2n+2। इसमें जो हाइड्रोजन का नेचर होता है, हाइड्रोजन का नेचर वो कार्बन की सेटिस्फाइड वैलेंसी के हिसाब से, या कह सकते हैं कार्बन के नेचर के हिसाब से हाइड्रोजन का नेचर बदल जाता है और रिएक्टिविटी भी बदल जाती है। ठीक, तो रिएक्टिविटी के पैटर्न में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन क्लोरीनीकरण और हैलोजनीकरण के अंतर्गत इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। तो है क्या इसके अंदर, आप देखें, जैसे ये मीथेन सिंपल, ये मीथेन है, देयर इज नो डिग्री ऑफ कार्बन, कोई डिग्री नहीं यहाँ पर, तो इसलिए सिंपल मीथेन। यहाँ पर अगर इस कार्बन की एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाए तो ये कार्बन 1 डिग्री का हो जाता है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 में से एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से अटैच हो गई, वो चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो कार्बन आप नोटिफाई कर रहे हो, उस कार्बन की 4 में से एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से अगर संतुष्ट हो जाए, जुड़ जाए, तो वो जो कार्बन होगा वो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्लियर? ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो ये भी 1 डिग्री है इसके रेस्पेक्ट में 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर? अगला, जैसे मान लो कार्बन की चार में से, ये 4 में से, अब देखो जरा, इस कार्बन को अगर देखें तो इस 4 वैलेंसी में से एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। सेम एक ही नेचर का है, दोनों एक ही नेचर के हैं। इस कार्बन की 4 में से एक वैलेंसी एक कार्बन से अटैच है। हाँ, उसके बाद लंबी सीरीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कार्बन के बारे में बात की जा रही है, अगर उस कार्बन की 4 में से एक संयोजकता किसी अन्य कार्बन से अगर जुड़ी हुई है तो वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो जाता है। सेम एज अगर दो वैलेंसी दो अलग अलग कार्बन से सेटिस्फाइड है तो वो कार्बन भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का। जैसे ये वाला कार्बन 2 डिग्री का है, ठीक है ना, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। एक और केस देखो इसी में, जैसे मान लीजिए, अब हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, ये, तो अब इस कार्बन, यहां हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री का, और ये हाइड्रोजन, समझ रहे हैं आप, ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो इस कार्बन की 4 में से 3 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो ये कार्बन 3 डिग्री का। तो कार्बन की 4 वैलेंसी में से जितनी वैलेंसी अन्य कार्बन सेटिस्फाइड होगी वो उतने डिग्री का कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ये मेथेन है, सिंपल, इट इज़ मेथेन। तो यहाँ तो कुछ बात नहीं कहनी है अभी। ठीक, यहाँ आओ, ये एथेन है, क्या है बेटा, एथेन। ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, और ये से अगर हम देखें तो आईपीएसी नेम नहीं बोल रहे, आईपीएसी नेम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, हम लिख देते हैं आइसोब्यूटेन, दिस इज द कॉमन नेम, आइसोब्यूटेन। ठीक, अब इसमें अगर आप देखें तो ये मेथेन के साथ 4 हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। क्लियर? इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इधर इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 कैटेगरी के कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन 1 डिग्री वाले हैं और ये वाला कार्बन 2 डिग्री का है। तो ये तो 1 डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, और ये 2 डिग्री कार्बन। ठीक बेटा, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर ये 1 डिग्री, दिस कार्बन इज 1 डिग्री, दिस कार्बन इज आल्सो 1 डिग्री एंड सेम। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन बीच वाला, ये 3 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, तो ये 3 डिग्री का। अब कार्बन का जब नेचर डिसाइड हो जाए तो उस कार्बन से जुड़े जितने हाइड्रोजन होंगे, उस कार्बन से जुड़े जितने हाइड्रोजन होंगे वो भी उतनी डिग्री के होंगे।
जो कार्बन का नेचर है उससे जुड़े हाइड्रोजन का भी नेचर वैसा ही, मतलब 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी 1 डिग्री का, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 2 डिग्री का, एज वेल 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 3 डिग्री का। रिएक्टिविटी यहीं पर फर्क पड़ती है, ये रिएक्टिविटी यहीं इंटरचेंज हो या रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो चेंज क्यों होती है वो हम बताना चाहते थे। यहाँ पर देखो ये मीथेन है। अब अगर हम प्रतिस्थापन कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये मीथेन, तो यहाँ 9 डिग्री, सिंपल आप कह सकते हैं ये मीथेन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हैं जो 1 डिग्री वाले हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री के हैं और 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री का है। क्लियर है ना? 1 2 3 4 5 6 ये 1 डिग्री के हैं 6 हाइड्रोजन, और ये दोनों 2 डिग्री के हैं। इधर आओ, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, अर्थात 9 जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री के हैं, और सिर्फ एक हाइड्रोजन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। क्लियर? तो जो हाइड्रोजन का नेचर है ये जब चेंज होता है तो इसकी रिएक्टिविटी भी बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं, और हम इस समय जो देख रहे हैं वो है प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, मतलब एल्केन की मोस्ट सुटेबल या मोस्ट फेवरेबल जो रिएक्शन होती है वो प्रतिस्थापन होती है। तो कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पर कोई दूसरा प्रतिस्थापक समूह आएगा, मतलब उसको हटाकर कोई दूसरा समूह आएगा, वो चाहे परमाणु हो सकता है चाहे परमाणु का समूह हो सकता है। अब अगर मान लीजिए इसको हटा करके यहाँ कुछ लगाया गया है, तो जो प्रतिस्थापन की रिएक्शंस हैं जनरली एल्केन में वो सब है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक अपक्रियाएं होती हैं। मतलब ये है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये, तो ये सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। क्लियर? जब सममित विदलन होता है, मतलब होमोलिटिक जब क्लेवेज होता है, यहाँ पर होमोलिटिक क्लेवेज, समझ रहे हैं आप? तो होमोलिटिक जब क्लेवेज होता है तो समान प्रकार का विदलन, मतलब जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु या समूहों में समान रूप से वितरित हो जाएं। मतलब इस दशा में ना तो कोई परमाणु किसी का इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना किसी को देने वाला है, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट आउट हो गए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके अलग हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके अलग हो गया। तो इससे क्या बन जाता है? इससे बन जाएगा यहाँ C डॉट और यहाँ बन जाएगा H डॉट। तो दीज आर द फ्री रेडिकल्स, ये है मुक्त मूलक। क्या है? मुक्त मूलक। अब इस बॉन्ड के जो विदलन हो रहा है, जो क्लेवेज हो रहा है, जो फिशन हो रहा है, जो बॉन्ड टूट रहा है, इट नीड्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए, जब भी बॉन्ड टूटेगा, चाहे सम्मित विदलन हो चाहे असम्मित विदलन हो, उसे एनर्जी चाहिए। या तो रिएक्शंस में वो आपस में कोलिजन के द्वारा उतनी एनर्जी, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे मिल जाए, या रिएक्शन कराने के लिए आप बाहर से उस रिएक्शंस को वार्म अप करें, हीट अप करें, उसे एनर्जी प्रोवाइड करें, चाहे वो मतलब सामान्य हीटिंग जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके जरिए, मोमबत्ती है, स्प्रिट लैंप है, मतलब हमें हीट चाहिए। अब ये अलग बात है कि हम लेबोरेटरी में मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं करते, बट हम बात करें कि अगर हमें हीट चाहिए तो हम इन तरीके से हम अपना हीट दे सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होते हैं वहाँ से दे सकते हैं, या सिंपल रिएक्शंस को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, रिएक्शंस को सनलाइट के प्रेजेंस में करा दें, तो वहाँ से भी हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि अगर बॉन्ड क्लीव हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और अमाउंट ऑफ एनर्जी जहाँ कम लगेगी, जो ऊर्जा की मात्रा लगने वाली है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर ऊर्जा की मात्रा कम लगेगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और ऊर्जा की मात्रा अगर ज़्यादा लग रही है, ऊर्जा की मात्रा अगर ज़्यादा लग रही है तो बॉन्ड देरी से टूटेगा। इतना समझ में आ रहा है? बॉन्ड के टूटने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन बताना है और उसमें क्लोरीनीकरण को ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो उसी का हम रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो प्रतिस्थापन कराने के लिए सामान्य तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ सममित विदलन होता है, समान प्रकार का विदलन होता है, जिससे होमोलिटिक क्लेवेज कहते हैं इसे, जिससे जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं विदलन के पश्चात दोनों परमाणुओं में या समूहों में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और जो कार्बन या कार्बन की जो पूरी स्पीसीज है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाती है, तो वो स्पीसीज कहलाती है कार्बन फ्री रेडिकल।
क्लियर है इतना। अब ये जो क्लेवेज हो रहा है जिससे फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं, तो हम ये आपसे बोल रहे थे कि जो क्लेवेज है बॉन्ड का टूटना है, बॉन्ड का विदलन है, विदलन टूटना या विखंडन कह सकते हैं। तो जो बॉन्ड टूट रहा है इसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर इतना। अब परमोल के सापेक्ष उसे हम कैलकुलेट करते हैं जनरली, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल में ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है जिसमें ज़्यादा लगेगी वो बॉन्ड देरी से टूटेगा। आप खुद समझिए इसे कि अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा लगे तो मतलब बॉन्ड की सक्रियता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर वो बॉन्ड आसानी से अर्थात कम एनर्जी देने पर ही टूट जाए तो उस बंध की सक्रियता ज़्यादा होगी रिलेटिवली। क्लियर है। अब आओ इधर, यहाँ पे आओ। अब मान लो इस बॉन्ड के तोड़ने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट रहा है, मतलब यहाँ पर, यहाँ क्लेवेज हो रहा है, यहाँ बॉन्ड क्लीव कर रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड क्लीव किया, होमोलिटिक हम यहाँ लिख रहे हैं, होमोलिटिक क्लेवेज, वही लिखा है बेटा, होमोलिटिक क्लेवेज, HC लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर लेके चला गया, इधर लेके चला गया, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट। क्लियर। ये है, ये इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, ठीक। तो ये हो गया मेथिल, क्या हो गया, मेथिल। दिस इज मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल। क्लियर है। दूसरा हिस्सा देखो, इसका ये कार्बन 1 डिग्री का है, यहाँ तो मीथेन था सिंपल, ये 1 डिग्री का है। इस कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर भी देखो ये H, ये CH, ये C, ये है C बेटा, ठीक है। ये H, यहाँ पर भी बॉन्ड क्लीव करेगा। जो बॉन्ड क्लीव करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ क्या हुआ, CH, CH, ये डॉट और ये H डॉट, ये हो गया एथिल, C2H5 है। देखो 1 2 कार्बन, 1 2 3 4 5, C2H5। और वैसे अगर हम कहें तो ये 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर। और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अगला देखो, इसका देखो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 1 डिग्री वाला है और ये 2 डिग्री वाला है। तो हम बॉन्ड का क्लेवेज दिखा रहे हैं 2 डिग्री के केस में, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम इसका क्लेवेज दिखा रहे हैं। यहाँ बॉन्ड हम दिखा रहे हैं और ये तो हाइड्रोजन, हम 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दिखाना चाहते थे, ये 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन को दिखा दिया। अब चाहे इन तीनों में से या इधर तीनों में से किसी का दिखाओ, सेम इफेक्ट आएगा। यहाँ पर इन दोनों का सेम आएगा। क्लियर है बॉन्ड के। हाँ, ये बात सही है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है, ध्यान रखिएगा। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जैसे अभी टूट गया और उसके बाद फिर फर्दर अगर तोड़ा जाएगा तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान बदल जाएगा। अभी हम सिर्फ एक बार प्रतिस्थापन करा रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम देखेंगे यहाँ। अब मान लो ये बॉन्ड टूटा तो मिला क्या, H, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया CH3, CH डॉट और ये CH3, ठीक, और प्लस H डॉट। क्लियर। तो ये हो गया 1 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक बेटा। और ये हो गया 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। यही बात यहाँ देखो, इस केस के साथ यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड हम तोड़ के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया है CH3, ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्लीव किया है तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो हो गया CH3 डॉट और H डॉट। अगर इसे देखोगे तो ये 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन 3 डिग्री का, तो उस पर डॉट आया तो वो भी 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर। ये बॉन्ड टूटा था। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया था, इलेक्ट्रॉन इधर गया था। अब इसकी डेल्टा H की वैल्यू अगर देखो, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज, पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन। इस रिएक्शन को कराने के लिए कितना एनर्जी लगा है, ध्यान रखिएगा। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है
बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है वो उष्माशोषी है, तो उष्माशोषी डेल्टा एच की वैल्यू होगी प्लस में। उष्माशोषी अगर है तो उष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो वो डेल्टा एच की वैल्यू होती है प्लस में, और अगर एक्सोथर्मिक है मतलब उष्माक्षेपी अपक्रिया है, उष्मा बाहर निकल रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है माइनस में। ठीक, तो ये उष्माशोषी है मतलब एंडोथर्मिक है तो एनर्जी होगी प्लस में। तो ये जो मीथेन का अगर हम फर्स्ट हाइड्रोजन हटाएं, पहला हाइड्रोजन हटाएं, तो जो एनर्जी लगती है वो हो जाती है 105 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर। इसका अगर हम देखें जो एथिल कार्बोनियम आयन है, तो एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया गया तो 1 डिग्री वाले के केस के लिए इसकी डेल्टा एच की वैल्यू आती है प्लस 100 किलो कैलोरी पर मोल, प्लस 100 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर। अब इसका जो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन है, 2 डिग्री का हाइड्रोजन, इसकी डेल्टा एच की जो वैल्यू आती है वो आती है प्लस 96 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ, पर मोल है, ध्यान रखेंगे ये पर मोल है। यहाँ पर जो 3 डिग्री का डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो आती है प्लस में, उष्माशोषी अपक्रिया 93 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर। अब इस फिगर से आप, इस डेटा से आप देख सकते हैं ये 105, दिस इज 100, दिस इज 96 किलो कैलोरी पर मोल फॉर 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथेन, एंड देयर इज 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के लिए 93 किलो कैलोरी उष्मा लग रही है। तो सबसे कम उष्मा कहाँ लग रही है? यहाँ पर सबसे कम उष्मा यहाँ लग रही है। इसका मतलब क्या है कि जो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के लिए। 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन बड़ी आसानी से हट सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे कम है। ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी का रेफरेंस यूज़ करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर अगर हम लिखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे कम किसका है? 3 डिग्री का, उससे ज़्यादा 2 डिग्री हाइड्रोजन का, उससे ज़्यादा 1 डिग्री का, और सबसे ज़्यादा है मीथेन का। समझ रहे हैं आप? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, मीथेन का सबसे ज़्यादा। तो अब रिएक्टिविटी देखो, रिलेटिव रिएक्टिविटी, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होगी? रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन हाइड्रोजन, ऑफ एल्केन हाइड्रोजन्स, तो इसका क्या होगा रिलेटिव रिएक्टिविटी? तो ये हो जाएगा सबसे कम, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो सबसे कम रिएक्टिव। तो सबसे कम कौन? मीथेन का। उससे ज़्यादा कौन? उससे ज़्यादा होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? सबसे ज़्यादा क्रियाशील या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर है? तो दिस इज द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स, और इसके द्वारा हम बड़ी आसानी से उनका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन्स में रिलेशन क्या है, उनकी बॉन्ड एनर्जी का भी और साथ में उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी का भी। क्लियर? ओके, आई होप रिएक्टिविटी या रिलेटिव रिएक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका एक एप्लीकेशन हम बता देते हैं कि इससे होता क्या है। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण के लिए ही हम बता रहे हैं अभी आपको, ब्रोमीनीकरण का भी होता है, उसका रेशियो कुछ और है। क्लोरीनीकरण के लिए हम बता रहे हैं, तो क्लोरीनीकरण के लिए सापेक्ष सक्रियता है एल्केन की 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो इसका जो रिलेटिव रेशियो आता है 1:3.8:5, 1:3.8:5। क्या काम क्या है इसका? इस रेशियो का हम क्या करें? इस रेशियो से हम जो एल्केन है उसका अगर हम क्लोरीनीकरण कराते हैं, मतलब अगर उस एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, यही बात हम ब्रोमीन से भी कह सकते हैं। तो अभी हम क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीन से अगर हम रिएक्शन कराएं तो वहाँ हाइड्रोजन का नेचर अगर चेंज है तो उत्पाद हमें हर टाइप का मिलता है। मतलब 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन भी है तो हमें 1 डिग्री पर भी प्रतिस्थापन होता हुआ मिलेगा। 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन उस कंपाउंड में है तो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित होता हुआ मिलेगा, और 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन है तो वो भी प्रतिस्थापित होता हुआ मिलेगा। हाँ, इसमें ये हो जाता है कि जो प्रतिस्थापन में मेजर प्रोडक्ट
और माइनर प्रोडक्ट मतलब मुख्य उत्पाद और गौड़ उत्पाद, तो मुख्य उत्पाद की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है और गौड़ उत्पाद की प्रतिशत मात्रा कम होती है। ये रिलेटिव जो अभी रिएक्टिविटी थी उससे हम बता सकते थे, लेकिन इसका हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्लोरीनीकरण हम एल्कीन का करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जैसे मेथेन है तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेथेन में चारों हाइड्रोजन सेम नेचर के हैं, लेकिन अगर एथेन भी है तो 6 के 6 हाइड्रोजन भी सेम नेचर के, लेकिन अगर प्रोपेन है तो वहाँ CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, तो वहाँ 6 हाइड्रोजन जो दोनों टर्मिनल पोजीशन पे हैं, 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री के हैं, लेकिन बीच का जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री का है। क्लियर? ऐसे हम ब्यूटेन का एग्जांपल दे रहे हैं, तो ब्यूटेन में अगर आप देखें तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये दोनों 6 हाइड्रोजन यहाँ हैं, तो 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले हैं, लेकिन ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये सेम नेचर के, मतलब ये जो कार्बन वाला है ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो कितने हो गए 4। तो इस कंपाउंड में ब्यूटेन में अगर आप देखें तो 6 हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री वाले हैं और 4 हाइड्रोजन 2 डिग्री के हैं, 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 2 डिग्री के हैं, तो इनके जो रिएक्टिविटी है, रिलेटिव रिएक्टिविटी वो अलग अलग है, तो जाहिर सी बात उत्पाद भी क्या होगा, अलग अलग मिलेगा। क्लियर? अब उस प्राप्त उत्पाद का हम रिलेटिव अमाउंट बता सकते हैं या परसेंटेज कितना मिलेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन में आपस में रिलेटिव रेशियो कितना होता है, तो 1:3.8:5, फॉर 1 डिग्री 1, फॉर 2 डिग्री 3.8 और फॉर 3 डिग्री 5। कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए एग्जांपल देखते हैं। ये लिया हमने एन ब्यूटेन, अब इसका हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। HNO लिखा है, ये HNO है, अल्ट्रावायलेट, या HNO भी लिख सकते हैं या UV भी लिख सकते हैं। तो ये इसका हमने क्लोरीनीकरण कराया, तो प्रतिस्थापन 1 डिग्री वाले पे भी होगा। अब चाहे यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ, ध्यान रखिए हम मोनो प्रतिस्थापन दिखा रहे हैं, मतलब केवल एक हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है और उसके बाद हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं। ठीक, तो इन 6 में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, आपको यही मिलेगा 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इसका हमने उत्पाद दे लिया है, इसको बोल दिया A। अब मान लो अगर इन दोनों में से, दोनों का नेचर सेम, ये भी 2 डिग्री का है बेटा और ये भी 2 डिग्री का है, हाँ, इन चारों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, आपको उत्पाद वही मिलेगा। तो ये उत्पाद हो गया B, तो इस वाले हाइड्रोजन को हमने हटा दिया यहाँ से, तो ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अब चाहे यहाँ से हटा दे तब भी वही होता है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो एक उत्पाद ये है, एक उत्पाद ये है। ठीक, अब इसमें कौन सा ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में होगा या कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी जो सापेक्ष अनुपात या सापेक्ष मात्रा कितनी होगी, अगर इस तरह के उत्पाद अगर हमें मिल रहे हैं तब क्या होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव रेशियो। ठीक है, हम करके दिखा देते हैं एक बार, देखो जरा क्या होता है। हम कंपाउंड ए का ले रहे हैं, तो ए का हम रिलेटिव रेशियो देख रहे हैं या रिलेटिव अमाउंट। अब देखो सॉरी, इसमें अगर आप देखें तो ये 1 डिग्री वाला प्रतिस्थापन हुआ है, मतलब हाइड्रोजन 1 डिग्री वाला प्रतिस्थापन हुआ है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन ये थे, 3 हाइड्रोजन ये थे, तो 1 डिग्री प्रतिस्थापन जो होना है उसके इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं, 6 कर दिया। ये 1 डिग्री वाले हैं बेटा, ये 1 डिग्री वाले हैं, हम पहले उत्पाद के बारे में परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6 हो गया ना, 3 और 3 6। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, तो जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है उनकी संख्या कितनी है, तो 3 और 3 6 होगी। इसका रिलेटिव रेशियो कितना होता है, 1, मल्टीप्लाई कर तो कितना आ गया, 6। क्लियर? अब A के लिए, B के लिए देखो रिलेटिव अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4 हो गया। इसका रिलेटिव रेशियो कितना है, इतना, तो 15.2। टोटल अमाउंट कितना हुआ, कुल कितना हुआ, 6 + 15.2। ये रिलेटिव अमाउंट है, ये रिलेटिव अमाउंट है ए का और ये बी का, हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टोटल अमाउंट हो गया 21.2। क्लियर? 21.2 बस निकाल दीजिए, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट ए, अब ये हो जाएगा 6/21.2 इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बी, ये हो जाएगा बेटा 15.2/21.2 इंटू 100। क्लियर? ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से।
कैलकुलेट हो गया होगा आपका, है ना। तो 28.3% आएगा एंड दिस इज 71.7%। क्लियर। तो अगेन फॉर योर दिस इज टास्क फॉर यू, ठीक है। तो ये है प्रोपेन और दिस इज 2-मेथिल प्रोपेन, दिस इज नॉर्मल प्रोपेन, प्रोपेन सिंपल, एंड दिस इज 2-मेथिल प्रोपेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। अब इसमें अगर देखोगे तो ये 3 डिग्री, मतलब 3 और 3 6 हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री के हैं, और ये 2 हाइड्रोजन जो है 2 डिग्री के हैं। यहाँ 1 2 3 ये तीनों कार्बन 1 डिग्री के हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन हो गए 1 डिग्री के, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो 3 डिग्री का है, ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री का है। क्लियर। तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे और यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर। यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेगा ए और बी, और यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेगा ए और बी। इसका परसेंटेज कैलकुलेट करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्लियर। तो अगला टॉपिक है क्लोरीनीकरण का, ठीक है। इसके पहले वाला था रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स, अब अगला है क्लोरीनीकरण, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। क्या है क्लोरीनीकरण? तो एल्केन का हाइड्रोजन हटा दीजिए और वहाँ Cl लगा दीजिए। एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर क्लोरीन के द्वारा कर दिया जाए तो अभिक्रिया कहलाती है क्लोरीनीकरण। ऐसे एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ब्रोमीन के द्वारा कर दिया जाए तो ब्रोमीनीकरण, आयोडीन के द्वारा कर दिया जाए तो आयोडीनीकरण। क्लियर। गैसीय एल्केन या तथा Cl2 गैस के मिश्रण को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करा दें तो क्लोरीन प्रतिस्थापी उत्पाद, उसमें कई टाइप के क्लोरीन प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया कहलाती है एल्केन का क्लोरीनीकरण। क्या कहलाती है? एल्केन का क्लोरीनीकरण। मतलब इस अभिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो जो एल्केन का बॉन्ड H है ना, ये एल्केन का बॉन्ड H, ये बॉन्ड Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो बॉन्ड H का प्रतिस्थापन बॉन्ड Cl द्वारा हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया कहलाती है क्लोरीनीकरण। एक जनरल एग्जांपल हमने लिया है एल्केन, उसका एक हाइड्रोजन हमने दिखा दिया। रिएक्शंस में या तो टेम्परेचर बढ़ाइए लगभग 400 300 500 के आसपास, और डिपेंड करता है एल्केन कौन सा है, कौन सा हाइड्रोजन वहाँ निकल रहा है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। तो टेम्परेचर बढ़ाइए, सनलाइट में रिएक्शन कराइए, क्लोरीन की प्रेजेंस करिए। अब क्लोरीन की जब उपस्थिति करेंगे तो हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, बन जाएगा एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड, यहाँ भी हमने सिर्फ एक बार प्रतिस्थापन दिखाया है। अब क्लोरीन की मात्रा को निर्धारित करें, मतलब क्लोरीन की मात्रा को अगर हम नियंत्रित कर दें तो प्रतिस्थापी उत्पादों की संख्या या उनकी मात्रा को भी हम प्रभावित कर सकते हैं। मतलब अगर हम मोनो प्रतिस्थापी बनाना चाहते हैं, द्विप्रतिस्थापी बनाना चाहते हैं, त्रिप्रतिस्थापी बनाना चाहते हैं, या एल्केन में उपस्थित सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम क्लोरीन के द्वारा कराना चाहते हैं, तो हमें अधिक मात्रा में क्लोरीन देना पड़ेगा। क्लियर। हाँ, कुछ कंडीशंस भी हैं, अभी एक्सेप्शनल कंडीशंस हम देख लेंगे एक करके। यहाँ देखो, हम मेथेन का एग्जांपल ले रहे हैं। मेथेन सिंपल एल्केन। अब ये क्या है? तो मेथेन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएं और क्लोरीन की अधिकता हो वहाँ पर, तो हमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा प्रतिस्थापी, मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो या प्रतिस्थापित हो जाते हैं एक एक करके। और हर बार क्या निकलेगा? HCl हर बार निकलेगा। ठीक है। रिएक्शंस को आप तोड़ के भी दिखा सकते हैं, हम इस तरह दिखा रहे हैं। ये सनलाइट है HNu, तो एक हाइड्रोजन हटा तो CH3Cl, दिस इज क्लोरोमेथेन। दूसरा हाइड्रोजन हटा तो डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन या कॉमन नेम में से मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, मेथिलीन डाइक्लोराइड या मेथिलीन क्लोराइड। CH2 को मेथिलीन कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे डाइक्लोरोमेथेन ये है, ये ट्राइक्लोरोमेथेन, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3। नाउ लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है वो भी प्रतिस्थापित हो गया, तो CCl4, दिस इज टेट्राक्लोरोमेथेन, IUPAC नेम। कॉमन नेम आप कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसका एक कॉमर्शियल नेम भी है जिसे हम पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पायरीन। जी हाँ, ये अग्निशामक पदार्थ होता है CCl4, ये पायरीन है। ये विलायक के रूप में भी इस्तेमाल होता है और निषेधक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ये क्लोरोफॉर्म, ये जो पायरीन है CCl4, ये आध्रुवी विलायक है, तो आध्रुवी कार्बनिक विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है। क्लियर। अब इसका इसी एल्केन की मैकेनिज्म हम इसी मेथेन की मैकेनिज्म हम देखेंगे पूरी। क्लियर। अब है क्या इसमें? जो मेथेन का क्लोरीनीकरण हो रहा है, क्लोरीनीकरण में प्रतिस्थापन एक एक करके हो रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है वो सममित विदलन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन इनके बीच में सममित विदलन होता है, जिसके कारण हमें मुक्तमूलक प्राप्त होता है। अर्थात जो मेथेन की क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया है वो मुक्तमूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण है।
ठीक। मीथेन की जो क्लोरीनीकरण अपक्रिया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये मुक्तमूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया के एक प्रमुख उदाहरण है। मुक्तमूलक प्रतिस्थापन जो अपक्रियाएं होती हैं वो सामान्य तौर पे 3 पदों में पूर्ण होती हैं, 3 स्टेप्स लगते हैं। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब क्योंकि 1 बाई 1 कॉन्जिक्यूटिवली एक एक करके हट रहा है ना, तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। मतलब उस एल्केन के सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब तक क्लोरीन के द्वारा नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड होती रहेगी, और जैसे ही सारा प्रतिस्थापन हो जाता है फिर रिएक्शन टर्मिनेट कर जाती है। तो इसलिए 3 स्टेप में हम इसे बात करते हैं, 3 स्टेप में बात करते हैं। एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। दूसरा होता है चेन प्रोपगेशन, मतलब माध्यमिक पद, चेन आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी वो देखेंगे। और जो तीसरा पद होता है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला अंतिम पद, मतलब रिएक्शन रुक जाती है। क्लियर। तो क्रियाविधि जो है वो 3 पदों में पूर्ण होगी। एक एक करके देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट देखेंगे, मुक्तमूलक जो अपक्रिया की क्रियाविधि का पद है। पहला पद क्या है? श्रृंखला प्रारंभिक पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या, ये जो क्लोरीन ClCl सिंगल बॉन्ड, इसके बीच का बॉन्ड है, ये दोनों टूट जाते हैं, मतलब हमें क्लोरीन मुक्त मूलक मिलेंगे। ये हो जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स ये मिलेगा। ये शिफ्टिंग हुई है, होमोलिटिक क्लेवेज हुआ यहाँ पर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर होमोलिटिक क्लेवेज है, होमोलिटिक क्लेवेज, ठीक। अब दूसरा जो पद है वो है माध्यमिक पद या श्रृंखला माध्यमिक पद, जिसे हम बोल रहे हैं सेकेंड स्टेप, श्रृंखला माध्यमिक पद, माध्यमिक पद। इसको वैसे बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेट करेगी आगे, मतलब आगे बढ़ेगी। और ये कब बढ़ेगी या कब तक बढ़ेगी? जब तक एल्केन के सारे हाइड्रोजन, जैसे इस केस में मीथेन, तो सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नहीं हो जाता, ठीक है। देखो जरा चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या हो रहा है। ये है CH4, ये Cl डॉट, ये क्लोरीन मुक्त मूलक, ये जब आएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें मेथिल मुक्त मूलक, और ये हो गया क्या? HCl। क्लियर। इसका H डॉट जो है Cl डॉट से मिलकर क्या बन गया? HCl। यहाँ क्या मिल गया हमें? मेथिल मुक्त मूलक। अब अगला स्टेप, ये जो मेथिल मुक्त मूलक है ये क्लोरीन, अतिरिक्त मात्रा में जो क्लोरीन है उसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl, और यहाँ से निकलेगा क्या? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर। तो ये पहला सब्स्टिट्यूटेड जो उत्पाद है वो मिल गया, पहला मिला है बीटा, दिस इज क्लोरोमेथेन, ठीक। अब ये CH3Cl इस Cl डॉट से रिएक्शन करेगा फिर से, देखो कैसे, CH3Cl और ये Cl डॉट से रिएक्शन करेगा, फिर क्या बनाएगा ये CH2Cl डॉट, और ये हो गया HCl। यहाँ से एक H और निकलेगा, ये Cl डॉट से रिएक्शन करेगा, तो इसका जो H है वो भी फ्री रेडिकल के ही फॉर्म में निकलेगा। ध्यान रखिए, जो भी बॉन्ड क्लीव करेंगे, जो बॉन्ड टूटेंगे वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में ही टूटेंगे। मतलब वहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में या समूहों में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो यहाँ से एक H डॉट और ये Cl डॉट बन गया HCl, यहाँ से मिल गया हमें CH2Cl का मुक्त मूलक। अब देखो जरा, ये जो CH2Cl का मुक्त मूलक है ये क्लोरीन के अगले अणु से, क्लोरीन के अगले अणु से क्रिया करेगा और बनाएगा क्या? CH2Cl2, और फिर मिलेगा Cl डॉट। ये क्या हो गया? जैसे डाइक्लोरोमेथेन जो दूसरा उत्पाद है वो, ये पहला उत्पाद था CH3Cl, ये CH2Cl2 का दूसरा उत्पाद है। क्लियर। अब ये दोनों फिर से रिएक्शन करेंगे। अगला हिस्सा देखो इसी में, अब ये है CH2Cl2 प्लस Cl डॉट, यहाँ से ये Cl डॉट और यहाँ से ये H डॉट, यहाँ से ये Cl डॉट, यहाँ से H डॉट मिल करके बनाएगा क्या? HCl, और यहाँ क्या बचेगा? CHCl2 डॉट। क्लियर। अब ये CHCl2 डॉट क्लोरीन के अगले अणु से क्रिया करेगा, और यहाँ पर ये Cl डॉट ACl डॉट इसके साथ मिल जाएगा और बनाएगा CHCl3 प्लस Cl डॉट। अब देखो जरा, ये CHCl3 ये तीसरा उत्पाद, अगला फिर ये दोनों फिर से रिएक्शन करेंगे, बनेगा CH3Cl Cl डॉट
यहाँ से जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है वो निकल के HCl बना देगा, तो ये HCl बन गया। अब ये क्या बचेगा फिर, तो ये बचेगा CCl3 डॉट। क्लियर, ये CCl3 डॉट Cl2 के अगले अणु से क्रिया करेगा, और अब सिंपल है CCl4 और Cl डॉट फिर से, और ये Cl डॉट इनिशियल अगले मेथेन के अणु को रिएक्शन करने के लिए फिर से इनिशिएट करेगा, फिर से रिएक्शन शुरू हो जाएगी। मतलब ये Cl डॉट उसी रिएक्शन में है, अब मेथेन के अगले अणु के साथ क्रिया करके फिर से इसी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो आप कह सकते हैं ये जो पहला उत्पाद था मोनो प्रतिस्थापन वाला, दूसरा डाइक्लोरोमेथेन, ये ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म, और ये लास्ट में पायरीन या टेट्राक्लोरोमेथेन। क्लियर, ये मिल गया हमें। अब इसके बाद रिएक्शन रुक जाती है, मतलब यहाँ पर तृतीय पद अब रिएक्शन टर्मिनेट कर दी, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला अंतिम पद, मतलब अब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, अंतिम पद। तो ये हो गया क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेट करिए। अब चेन टर्मिनेट कैसे करेगी, तो जो Cl डॉट हैं वो आपस में मिल सकते हैं। एक तो ये मतलब रिएक्शन को रोकना है ना, अब मतलब जो मेथेन के सारे हाइड्रोजन हैं या जितने भी मेथेन थे उनके सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया, अब चेन रुक रही है। तो चेन रुकेगी कैसे, एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो Cl डॉट एक्सेस में है वो आपस में मिलकर क्या बना दें, Cl2। क्लियर, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो CH3 डॉट है मेथिल मुक्त मूलक जो पड़े हुए थे ढेर सारी संख्या में ना, तो ये आपस में जुड़ करके ये बना सकते हैं CH3। क्लियर, मतलब यहाँ मेथिल मुक्त मूलक, ये मेथिल मुक्त मूलक क्या बन गया, एथेन। तो ये एज अ साइड प्रोडक्ट है। क्या है ये, साइड प्रोडक्ट। मेनली यही होते हैं, लेकिन ये साइड प्रोडक्ट की तरह बनेंगे और इस तरह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। मेथेन का मैकेनिज्म दिखाया है हमने, जिसमें पहले चेन स्टार्ट हुई जिससे क्लोरीन मुक्त मूलक बना है, और वो क्लोरीन मुक्त मूलक फिर एक मेथेन के एक करके 1 बाई 1 मेथेन के सारे अणु, सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन डॉट के द्वारा करता रहा। हर बार HCl अलग होता रहा, ये मेथिल फिर अगले क्लोरीन अणु के साथ प्रतिस्थापित होता रहा, और हर बार प्रतिस्थापन के बाद हमें नया क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है, और ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होती है जब तक मेथेन के चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन मुक्त मूलकों द्वारा नहीं हो जाता। क्लियर, कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी हैं इसके लिए, वो हम बात करेंगे। तो अब मेथेन के क्लोरीनीकरण के संबंध में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ स्पेशल बातें हैं क्लोरीनीकरण को लेकर के मेथेन के लिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये हम देख रहे हैं कि अगर हम मेथेन और क्लोरीन का रेशियो 1:2 ले लें, मतलब 1:2 के मिश्रण ले लें और उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, तो यहाँ क्लोरीनीकरण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अगर मेथेन का 1:2 का रेशियो ले लिया जाए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिया जाए, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है कार्बन, दिस इज कार्बन, वी कैन से कोक, और साथ मिल जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये एक बड़ा एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा आप कि मेथेन और क्लोरीन का अगर 1:2 का मिश्रण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है, तो वहाँ पर प्रतिस्थापी उत्पाद ना मिलकर के हमें कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। नाउ जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो पहले ही बता चुके थे आपको, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स की F2Cl2 Br2 I2, मतलब मोस्ट फेवरेबल जो होगा वो क्लोरीन होगा। ये एक्सप्लोसिव होता है, अगर इस एक्सप्लोजन को बचा के रखना है तो आपको लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हटा दीजिए, इसके बारे में देखते हैं। तो ये Cl2 Br2 एंड I2। क्लियर, रिप्लेसमेंट रिलेटिविटी ऑर्डर ऑफ जो हाइड्रोजन्स है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों होगा, बॉन्ड एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं आप, वो पहले हिस्से में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लोरीनीकरण जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्चतम ताप पर भी कराया जाता है, मतलब सनलाइट में तो करा सकते हैं, या टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा एलिवेट कर दीजिए टेम्परेचर को, तो वहाँ भी करा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 350 to 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम टेम्परेचर दे दें तो क्लोरीनीकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला, अगर डाईबेंजोइल परऑक्साइड, मतलब यहाँ पर डाईबेंजोइल परऑक्साइड भी अगर हम डालें तो रिएक्शन हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर हम टेम्परेचर या सनलाइट अगर हम एक्सपोज ना भी करें,
टेम्परेचर कम कर दें, ये हम कह रहे हैं टेम्परेचर कम कर दें, तो डाइबेंजोइल परऑक्साइड के द्वारा भी अपक्रिया कराई जा सकती है। अगला देखो, अगर हमें प्रयोगशाला में क्लोरीनीकरण कराना है, मीथेन का प्रयोगशाला में क्लोरीनीकरण कराना है, तो Cl2 गैस चूंकि गैसियस फॉर्म में होती है इसलिए बहुत इजी नहीं होती हैंडल करना, ठीक है। Cl2 ऐसे ब्रोमीन भी हैंडल करना आसान नहीं होता क्योंकि वो लाल रंग का द्रव होता है और बहुत ही ज़्यादा संक्षारक होता है, मतलब कोरोसिव होता है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं ज़्यादा नुकसान कर सकता है त्वचा को या जो प्रयोगशाला में लैब करने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो क्लोरीन चूँकि गैस है तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अगर हमें प्रयोगशाला में क्लोरीनीकरण कराना है तो Cl2 की जगह पर अगर हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड का इस्तेमाल करें तो दैट इज़ मोर सुटेबल क्लोरीनेटिंग एजेंट, ज़्यादा सुटेबल क्लोरीनेटिंग एजेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा SO2Cl2, क्लियर। और उसके साथ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, दिस इज ऑर्गेनिक परऑक्साइड, दिस इज परऑक्साइड है, ये O बॉन्ड है ना, तो कार्बनिक परऑक्साइड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और कंडीशन है, अगर हम ले लें टेट्रा एथिलेट, वैसे ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, अपस्फोट रोधी यौगिक होता है टेट्रा एथिल, टेट्रा मतलब 4, एथिल मतलब C2H5, लेड मतलब Pb। तो टेट्रा एथिल लेड की उपस्थिति में अगर हम मीथेन का क्लोरीनीकरण कराते हैं तो सनलाइट ना भी हो तो टेम्परेचर हम कम कर दें, मतलब अंधेरे में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मीथेन का क्लोरीनीकरण कराया जा सकता है अगर हम सूर्य का प्रकाश नहीं दे रहे हैं वहाँ। और ये उसके आप कह सकते हैं ना एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं मीथेन के क्लोरीनीकरण की, वही बातें हम कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ टेल का भी इस्तेमाल अगर हम करें तो सनलाइट ना भी रहे, अंधेरे में रिएक्शन करा रहे हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये क्लोरीनीकरण कराया जा सकता है। एक और टॉपिक है, अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन आ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, ध्यान रखेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि जो मेथिल मुक्त मूलक बनता है CH3 डॉट, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फंस जाता है, मतलब इस तरह का मुक्त मूलक बन जाता है जिससे रिएक्शन प्रोवोक हो जाती है, रिएक्शन रुक जाती है, मतलब इस तरह का बन जाता है, ऐसा बन जाता है। तो रिएक्शन जो है, ये जो मेथिल मुक्त मूलक था, ये मेथिल मुक्त मूलक वो क्लोरीन से रिएक्शन करने के बजाय ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीजन मुक्त मूलक बन जाता है, जिसके कारण क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो घट जाती है, क्लियर। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन रिलेटेड हैं अभी तक जो हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है आपने, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस या जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस में 1 बाई 1 करके, उस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें और इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, और पिछले भी वीडियोस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व ज़रूर किया करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा सा ये समझ में आ जाती है बात, देखिए जब आप वीडियो पूरा देखेंगे और जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब आप क्वेश्चन का सलूशन भी आप आराम से कर लेंगे। इट इज़ वेरी प्रीशियस टाइम फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। तो अगर आप इस तरह का टाइम हमें फिर शायद ना मिले, जितना ज़्यादा बेहतर टाइम है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जरूर सबमिट किया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, अब मीथेन किससे बनाया जा सकता है, वुड्स रिएक्शन से, कोरे हाउस से, डीकार्बोक्सिलेशन से या कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस से। तो आपको टिक करके बताना है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है इन चारों ऑप्शन में जो वुड्स रिएक्शन के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मैचिंग करनी है यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन साबाटेयर्स सेंडरेंस और फ्रैंकलैंड और कोरे हाउस, तो उसको उसी के रेस्पेक्टिव में मैच कराना है, ए के साथ कौन जाएगा, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन दिस इज कीटोन, दिस इज CO ग्रुप, यहाँ X लिखा है और ये कंपाउंड बन रहा है, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि X क्या है, तो X विल बी, क्या होगा X, कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं या रिएक्शन में क्या हो रहा है जिसके कारण हम कौन सा यहाँ पर पदार्थ या कह सकते हैं वो उत्प्रेरक इस्तेमाल करें जिससे ये अपक्रिया कंप्लीट हो जाए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें या स्टैनिक क्लोराइड ले लें या हाइड्रोजन और बेस है जैसे OH-, क्या ले लें हम जिससे यहाँ पर X जो है वो इस कीटोन को CH2 में कन्वर्ट कर दे, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज़ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इट शुड बी, मतलब 42 है, इन चारों में से किस कंपाउंड का जो अणुभार होता है वो 42 होगा, ठीक है। तो इतना करिए और इसके जवाब हम इंतज़ार करेंगे आपके जवाब क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।